विवाद संभल में थे, जहां पिछले साल मस्जिद विवाद के बाद हिंसा हुई थी। 1978 के दंगे भी इसी संभल में हुए थे। ये दो परिचय संभल के आज तक हैं। लेकिन आज संभल की जमीन से सीएम योगी ने साफ किया कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर न बख्शा जाएगा और न छोड़ा जाएगा, और इस विष्णु की नगरी को विकसित करके कल की अवतार के लिए तैयार किया जाएगा। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिली। संभल में योगी, दहशत में कट्टरपंथी। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। सनातन के दुश्मन, अब होगा करारा एक्शन। जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उस संभल से हुंकार भरी, जहां करीब 10 महीने पहले दहशत का माहौल था, जहां उपद्रवी बेकाबू थे, पत्थरबाजी और आगजनी कर रहे थे। मगर आज संभल के मंच से योगी आदित्यनाथ ने सीधा ऐलान कर दिया कि दंगाइयों का हिसाब होकर रहेगा और संभल की सनातनी धरती को अपवित्र करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। योगी ने संभल के जिन दंगाइयों को इशारे ही इशारों में संदेश दिया, उनका हिसाब किताब अभी अदालत में चल रहा है। सनातन की धरती को हिंसा की आग में झोंकने वाले करीब 80 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, मगर संभल से सनातनी निशानी मिटाने वालों की फहरिस्त लंबी है, जिन्हें योगी छोड़ने वाले नहीं हैं। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। हमारे पास लोक मान्यताएं भी हैं और हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे पास है। अब पुनरुद्धार के उस कार्यक्रम को जिस स्तर पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है। हिंसा के करीब 10 महीने बाद संभल पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने 660 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दरअसल योगी सरकार की मंशा साफ है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आस्था और विरासत के मेले से नया संभल बनेगा और संभल की सनातनी धरती को दंगा की आग में झोंकने वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेश वासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हमें अब विकास के बारे में सोचना है। संभल के मंच से योगी आदित्यनाथ ये याद दिलाना भी नहीं भूले कि संभल हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और ये विवाद का विषय हरगिज नहीं हो सकता, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। जाहिर है कि संभल हिंसा पर सियासत का जो सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ, वो अभी खत्म नहीं होने वाला। इसकी छाप 2027 के चुनाव में यकीनन देखने को मिलने वाली है। संभल से जी मीडिया के लिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। अब संभल कैसे सनातन धाम बनेगा, ये आपको बताने जा रहा हूं और कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, कुछ तथ्य आपको दिखाने जा रहा हूं। वो दो चीजें हैं जो बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। संभल के अपने दौरे में सीएम योगी ने संभल की पौराणिक मान्यताओं को लेकर, भगवान कल्कि के वहां होने को लेकर के, भगवान कल्कि के वहां अवतार को लेकर के
और वहां के तीर्थ स्थलों को लेकर के इन सब का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया। संभल में कल की अवतार ने संभल के 68 तीर्थ फिर जागृत होंगे। विदेशी आक्रांताओं ने जैसे जैसे संभल की पौराणिक महत्ता को, संभल के सनातन चिन्हों को नष्ट किया, उनको वापस पुनर्जागृत पुनर्स्थापित किया जाएगा। संभल में योगी आदित्यनाथ ने कल की प्रणाम किया और अब संभल की बारी है। संभल को खोया हुआ गौरव वापस पुनर्जित किया जाएगा और सनातन चेतना फिर से संभल के अंदर जागृत की जाएगी। सीएम योगी ने साफ किया कि जिस विदेशी आक्रांताओं ने जिसको नष्ट किया, सीएम योगी ने कहा कि जो अयोध्या और काशी में हो सकता है वो संभल में क्यों नहीं हो सकता। सीएम योगी ने इस मौके पर हरिहर मंदिर को लेकर भी चल रहे विवाद पर भी उसका मतलब समझा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातन के मिशन मोड पर सीएम योगी, जहां होगा कल की अवतार और संभल को मिलेगी सनातन पहचान। संभल को विकास की सौगात देने के साथ ही सीएम योगी ने वहां सनातन का परचम भी लहरा दिया। मंच से सीएम योगी ने सबको बता दिया कि संभल सनातन का धाम है, संभल तीर्थ स्थान है, संभल परिक्रमा का मार्ग है, जिस पर विदेशी आक्रांताओं ने कब्जा कर उसे नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन अब अयोध्या और काशी की तरह संभल का विकास होगा। यहाँ भी सनातन का पथ तैयार होगा, क्योंकि संभल में ही भगवान विष्णु का कल्कि के रूप में 10वां अवतार होगा। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। अर्थात चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति के तीनों ग्रह जब पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा, जो श्री कल्कि श्री विष्णु के अवतार और सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। संभल में हरिहर मंदिर के विवाद के बीच सीएम योगी ने इस बात को भी साफ कर दिया कि जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव के दर्शन होते हैं, वो जगह हरिहर है। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। बहनों और भाइयों, कुछ लोगों को यह विवादित विषय लगता होगा, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। सनातन के मिशन मोड पर लगे सीएम योगी ने इस मौके पर विदेशी आक्रांताओं के जरिए संभल के 68 तीर्थ स्थानों, 19 कूपों को नष्ट करने और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा उनके पुनरुद्धार किए जाने का भी जिक्र किया। 68 तीर्थ थे यहाँ के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। सीएम योगी के ऐलान से साफ है कि एक बार फिर संभल को सनातन धाम की पहचान मिलेगी, जिसे कट्टरता की साजिश के तहत दबाने और नष्ट करने की कोशिश की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश में पीडीए की पाठशाला पर जारी सियासी संग्राम की, जिस पर सीएम योगी ने तीखा हमला किया। सीएम योगी ने सपा की सरकार के समय ग से पढ़ाए जाने वाले शब्द पर अखिलेश को घेरा, तो अखिलेश यादव ने भी ग पर योगी को एक नया शब्द दिया। ग पर किसी तरह की बयानबाजी
क्यों की जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए जरा इस रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। यूपी की सियासत में इन दिनों पीडीए की पाठशाला का मुद्दा छाया हुआ है। यूपी के अलग अलग जिलों में एसपी नेता और कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ाने के लिए पीडीए की पाठशाला लगा रहे हैं और इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि योगी के राज में यूपी में शिक्षा का हाल बेहाल हुआ है, लिहाजा पीडीए की पाठशाला में बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस पाठशाला की जब तस्वीरें सामने आई तो उसमें अ से अखिलेश और ड से डिंपल यादव पढ़ाए जाने की बात सामने आई, जिस पर सियासत तेज हो गई। इस मुद्दे पर अब सीएम योगी ने भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने ग से गणेश पढ़ाया, लेकिन एसपी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वे कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। पीडीए की पाठशाला में बीजेपी और एसपी की इस लड़ाई में कांग्रेस की एंट्री भी हो गई है, जिसमें शिक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश हुई। अगर समाजवादी पार्टी के लोग लोगों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कुपोषित और अनपढ़ बच्चा ही तो अंधभक्त बनेगा भविष्य में। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि बच्चों को अनपढ़ रखो ताकि देश का भविष्य चौपट हो जाए, वो लोग 5 किलो अनाज पर जो है आश्रित हो जाए। इस तरीके के भविष्य का भारत क्या भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं? वरना आप स्कूल खोलिए, गांव-गांव में खोलिए, गली-गली में खोलिए, ताकि हम लोगों को यानी इंडिया गठबंधन के लोगों को अपनी पाठशालाएं चलाने की आवश्यकता ही न पड़े। इस बीच मऊ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश भारती की तरफ से पीडीए की पाठशाला लगाई गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले की जानकारी जब शिक्षा विभाग को हुई तो जिलाधिकारी के निर्देश पर एसपी नेता अखिलेश भारती पर केस दर्ज कराया गया। एक पाठशाला चलाई जा रही जो पीडीए पाठशाला के नाम से है और उसमें बच्चों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। बगैर शिक्षा विभाग की अनुमति के इस तरह की कोई भी पाठशाला या कार्यशाला नहीं संचालित की जा सकती है। जो अक्षम्य था, तत्काल संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा तहरीर दे करके कोतवाली क्षेत्र नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इस तरह की गतिविधियां किसी के द्वारा भी अगर है तो उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये दलील दी गई कि पाठशाला के नाम पर बच्चों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो उचित नहीं है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। बहरहाल शिक्षा के नाम पर पीडीए की पाठशाला का मुद्दा इन दिनों यूपी की सियासत में हावी है, जिस पर बयानबाजी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं छांगुर से शुरू हुई जांच अब देशव्यापी आतंकी मॉड्यूल तक पहुंच चुकी है। एक के बाद एक टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद तय गजवा हिंद मिशन के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में जड़े जमा चुके थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की फोर्स की कार्रवाई में एक के बाद एक चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और अब यूपी एटीएस की रडार पर है वो चैप्टर्स जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से नफरत फैला रहे हैं और जिनका मिशन गजवाए हिंद का है। सबसे पहले छांगुर धर्मांतरण केस, यही वो मामला था जब पहली बार खुलासा हुआ कि छांगुर एंड कंपनी गजवाए हिंद मिशन पर काम कर रहे थे। इसके बाद इस साजिश में दूसरा नाम सामने आया, अब्दुल रहमान का। फिर गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े अल कायदा के आतंकी, जिनमें नोएडा का रहने वाला जिशान अली भी शामिल था। इसी टेरर मॉड्यूल से जुड़ी शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई।
और जांच में सामने आया कि ये भी गजवाए हिंद के मिशन में सक्रिय थे। इसके बाद महाराष्ट्र से ओसामा शेख और अमरोहा से अजमत अली को पकड़ा गया। एक एक कर गजवाए हिंद की साजिश पर योगी फोर्स शिकंजा कस रही है और बेनकाब हो रही है वो आतंकी नेटवर्क की चेन जो देश के भीतर छुपकर काम कर रही थी। लेकिन अब योगी फोर्स हर उस मॉड्यूल पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है जिसका मकसद हिंदुस्तान में मिशन गजवाए हिंद है। ओसामा और अजमत की गिरफ्तारी के बाद योगी फोर्स उससे जुड़े और गजवाए हिंद की साजिश में शामिल हर देशद्रोही पर पैनी नजर रख रही है। देश में गजवाए हिंद के षड्यंत्र में शामिल उसामा और अजमल के साथियों की तलाश यूपी एटीएस ने तेज कर दी है। यूपी एटीएस ने इसी कड़ी में 3 लोगों से पूछताछ भी शुरू की है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली कि ये 3 युवक सिग्नल ऐप के जरिए इन दोनों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में इनका जुड़ाव कैसा था इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। दरअसल अजमत अली रिवाइविंग इस्लाम नाम के जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था उसमें शामिल रहे कई दूसरे संदिग्ध युवकों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। ओसामा और अजमत ने अपने मोबाइल फोन का काफी डेटा डिलीट कर दिया था जिसकी रिकवरी का प्रयास भी किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया को हथियार बनाकर ये ग्रुप मुस्लिम युवाओं के ब्रेन वॉश के काम में जुटा था और इसी के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भी फैलाया जा रहा था। अब योगी फोर्स इस बात का पता लगा रही है कि आखिर गजवाए हिंद की साजिश में और कितने लोग शामिल हैं। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। अलकायदा टेरर मॉड्यूल को लेकर एक और खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक शमा परवीन ने सोशल मीडिया के जरिए न केवल पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भारत पर हमले की अपील की, एक बड़ा मिशन भी उसका ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा था। लेकिन वो शमा परवीन का ऑपरेशन क्या था, मंसूबा क्या था, कैसे वो शमा परवीन भारत के खिलाफ साजिशें रच रही थी, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे अलकायदा मॉड्यूल के टेरर प्लान की एक एक परतें खुल रही हैं, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुजरात एटीएस ने खुलासा किया है कि अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन सोशल मीडिया पर अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS का खुला प्रचार कर रही थी। गुजरात एटीएस के मुताबिक शमा परवीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भारत पर हमला करने की अपील की थी। 9 जुलाई को फेसबुक पर शमा परवीन ने पोस्ट किया था कि आपके पास एक सुनहरा मौका है, खिलाफत लाओ, हिंदुत्व और यहूदियों को खत्म करो। न सिर्फ पोस्ट बल्कि इंस्टाग्राम पर शमा परवीन ऐसे वीडियो भी शेयर कर रही थी जिनमें हिंदुस्तान में मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। यही नहीं, शमा परवीन एंड टीम जिस नफरती वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे उसमें योगी का भी वीडियो है। एक और वीडियो में खुलेआम गजवाए हिंद की बात की जा रही है और हिंदू समुदाय और लोकतंत्र के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। साथ ही RSS के खिलाफ भी काफी आपत्तिजनक बातें की गई है। यही नहीं, जो वीडियो शमा परवीन शेयर किया करती थी उसमें PM मोदी को लेकर भी काफी आपत्तिजनक बातें की गई हैं। ATS की जांच में पता चला कि शमा परवीन हाल ही में गिरफ्तार किए गए 4 और आतंकियों के नेटवर्क से जुड़ी थी। शमा परवीन अलकायदा की डिजिटल सिपाही बन चुकी थी, लेकिन अब कानून का शिकंजा कस चुका है। ATS हिंदुस्तान के खिलाफ डिजिटल वॉर की एक एक रात से पर्दा उठाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो साफ हो गया कि शमा परवीन पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली थी और अभी भी है। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद शमा ने फेसबुक पर मुनीर के लिए मैसेज छोड़ा। शमा परवीन ने लिखा था कि आपके पास एक सुनहरा अवसर है। शमा परवीन ने लिखा कि इस्लाम के लिए खिलाफत अपनाएं, मुस्लिम ज़मीन को एकीकृत करें, इकट्ठा करें, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए आगे बढ़ें, यहूदियों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ें। ये सारे मैसेज दिए थे शमा परवीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं, भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं और अब तो प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत का रुख स्पष्ट, ये स्पष्ट है कि वो ये कि ट्रंप चाहे जो करें भारत ना झुकेगा। इस बीच मुनीर फिर अमेरिका के जाने वाले हैं। सवाल है कि क्या भारत से दुश्मनी मोल लेकर ट्रंप मुनीर के गॉडफादर बन चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ शुरू की गई टैरिफ वॉर के बाद उसमें वो लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर और 25% लगाकर उसे 50% किया। रूस से तेल न लेने का दबाव भारत पर बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ और सीधे शब्दों में जवाब दे दिया है और बता दिया कि भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला।
पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद आज सुबह ये भी कहा था कि आने वाले समय में और अतिरिक्त सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन भारत साफ कर चुका है कि उसकी अपनी विदेश नीति है और किससे क्या खरीदना है ये ट्रंप हमें नहीं बता सकते। यही बताते हुए भारत ने औपचारिक बयान भी जारी किया था, जिसमें अमेरिका के इस फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन कदम बताया गया। साथ ही ये भी कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। इतना ही नहीं, अपने इस बयान में अमेरिका के दोहरे रवैये को भी एक्सपोज किया गया था, जिसमें कहा था कि बाकी देश भी रूस से तेल लेते हैं, लेकिन सिर्फ भारत पर ही अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है। यानी भारत सीधा संदेश दे चुका है कि ट्रंप की ये दादागिरी भारत के साथ नहीं चलने वाली। शशि थरूर ने तो ये तक कहा है कि भारत को भी अमेरिका पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। अमेरिका के भारत पर लगाए इस 50% टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा, ये भी आपको बताते हैं। इस टैरिफ से भारत से अमेरिका जाने वाले सामान महंगे होंगे। इसमें कपड़े, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर असर आएगा और भारतीय सामान अमेरिका में महंगा मिलेगा, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। साथ ही निर्यात करने वाले बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। जो उद्योग प्रभावित होंगे उसमें कपड़ा, रत्न, आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और ऑटोमोबाइल पार्ट शामिल हैं। यूएस में जब इंडिया से कोई गुड्स इंपोर्ट करेगा यूएस के बिजनेसमैन, तो उनको उस पे एडिशनल 25% का टैक्स देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वो माल अमेरिका में इंपोर्ट करेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि एडिशनल ड्यूटी लग जाएगी। 25% पहले लगा दिया, 25% एडिशनल अब लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओवरऑल नेट इम्पैक्ट है 0.19% की कमी आएगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल है। जहां एक तरफ ट्रंप भारत पर लगातार टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका जाने की तैयारी में है। यानी ट्रंप एक साथ डबल गेम खेलने में लगे हैं। लेकिन वो चाहे कितने भी खेल खेल लें, भारत का रुख साफ है, ना तो हम झुकेंगे, ना ही किसी देश के दबाव में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब उत्तराखंड की तबाही की बात। थराली गांव अभी भी मलबे से दबा हुआ है। न बाजार बचे, न सड़कें बची, न ज्यादातर घर बचे हैं, न दुकानें बची। ये इलाका कभी जिंदगी से भरा हुआ था, लेकिन आज वहां सिर्फ मलबा है, आज वहां सिर्फ मायूसी है, आज वहां सिर्फ शांत हो चुकी चीखें और सूख चुके आंसू। ऐसा सन्नाटा है जो सीधा आपके जहन में उतरेगा, नश्तर की तरह चुभता हुआ जाएगा। राहत बचाव काम चल रहा है, बहुत मुश्किल काम है, उसके बावजूद जेसीबी की भारी मशीनें घंटों तक वहां पहुंचने की कोशिश करती हैं। सेना के जवान खुद अपने हाथों से मलबे के नीचे जिंदगी तलाश रहे हैं और हर पत्थर के नीचे किसी की उम्मीद जगी है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन धराली, महातबाही के बाद महा रेस्क्यू, सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन जिंदगी। सेना ने संभाली कमान। धराली का वो मंजर जो शायद ही कभी भुलाया जा सके। सबसे पहले ड्रोन तस्वीरों में देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। लेकिन महातबाही के बीच जब देवभूमि में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि मलबे में कहीं कोई जिंदा हो, कोई आवाज मिले, कोई अपना मिल जाए। लिहाजा रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटाकर जिंदगी की तलाश कर रही हैं। उत्तरकाशी से लेकर धराली तक जगह जगह पर भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित हो चुकी है। और यहाँ भी देखिए मनेरी स्थित ये जो सड़क का हाल है, ये सड़क बिल्कुल धंस चुका है, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँची है और
जेसीबी के जरिए पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाने की कोशिश कर रही है। बादल फटने की तबाही ने रास्तों को तबाह कर दिया है, जिस कारण राहत और बचाव कार्य में कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन सेना हर चुनौती को पार करते हुए महा रेस्क्यू में जुटी हुई है। रास्ते खुलने की उम्मीद है, क्योंकि आज मौसम भी साफ है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि जो भी रास्ते भूस्खलन की वजह से बाधित हुए हैं उन रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि जो रेस्क्यू टीम है आसानी से धराली तक पहुंच सके। सड़कें तबाह हो चुकी हैं और ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है, लिहाजा सेना धराली में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा ले रही है। अब तक 190 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रास्ते बंद हो जाने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र सहारा बचा है। हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जो रेस्क्यू टीम है वो धराली तक नहीं पहुंच पा रही है। रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली भेजा जा रहा है और जो भी लोग वहां पर फंसे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए मताली लाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सड़कें बाधित होने की वजह से जो आईटीबीपी के लोग हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो पूरे उपकरण और अपने सामानों के साथ वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। ये सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी का सबब है। मलबे से जिंदगी की तलाश के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भी भेजा गया है। एनडीआरएफ की तरफ से 4 डॉग को भेजा गया है, जो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगा जो मलबे में दबे हैं और जिनकी मौत हो चुकी है। और कुछ ऐसे भी डॉग स्क्वाड के लोग हैं, डॉग की टीम है, जो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो जिंदा लोग मलबे में दबे हैं। यानी जो लोग मर चुके हैं उनको ढूंढने के लिए भी डॉग स्क्वाड की टीम भेजी गई है। इस हादसे में जिनके अपने लापता हैं, उनकी आंखें अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों पर टिकी हैं। कोई मलबे की हर परत में उम्मीद तलाश रहा है, तो कोई बस एक आवाज सुनने को तरस रहा है और धराली में महा रेस्क्यू जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ 34 सेकंड लगे और सब कुछ तबाह हो गया। उत्तरकाशी में बादल फटने और भूस्खलन ने ऐसा कहर ढाया कि आंखों देखा हर शख्स सिहर उठा। कुछ लोग मलबे में दबे, कुछ लोग लापता हैं और जो बचे उनकी आंखों में अभी वो मंजर ताजा है। जी न्यूज पर उन लोगों की आंखों देखिए, आपको जरूर सुननी चाहिए। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। पानी जैसा ना, वो बालुआ जैसा आया, इसलिए ढक गया सारा। धराली में सर बहुत खराब है सर, बहुत डरावनी था सर। 34 सेकंड की त्रासदी और कभी ना भूल पाने वाला मंजर। तस्वीरें इतनी भयानक, जिसने भी देखी वो दहल गया। सिर्फ 34 सेकंड और सब कुछ तबाह हो गया। ऐसी त्रासदी जिसका हर लम्हा अब भी लोगों के जहन में ताजा है। जिसने देखा वो सिहर गया, जिसने सुना उसका दिल बैठ गया। बादल फटने जैसी घटना के बाद पूरा इलाका चंद सेकंड में सैलाब में समा गया। इस घटना में 70 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तरकाशी के पास बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद फंसे लोगों को बचाकर मातली हेलीपैड पर लाया गया है। लेकिन इस महातबाही का मंजर याद कर अभी भी लोग सिहर जा रहे हैं। क्या मंजर था, क्या स्थिति है, कुछ देखा आपने? धराली में सर बहुत खराब है सर, बहुत डरावनी था सर। अच्छा, बहुत स्थिति खराब है वहाँ की। अच्छा, आप लोग दराली की रहने वाले हैं? नहीं, बगोरी के। बगोरी के रहने हैं। तो दराली में क्या हालात हैं अभी वहाँ? बगोरी में तो बहुत ज्यादा डरावना हालात बन रखा है वहाँ पे तो। हाँ जी। क्या कुछ बता पाएंगे? पूरा सारे गांव दब गए वहाँ पे, जितना मार्केट थे पूरा दब गए वहाँ पे। लगभग 50-60 आदमी। मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज ने करीब 100 से 150 पन्ने हैं। इनका कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं आपको, उसके पहले आप जानिए कि 2025 के सबसे बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए 2 खुलासे जी मीडिया ने आपको दिखाए थे। और आज हम आपको उससे जुड़ा हुआ एक और फर्जीवाड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये फर्जीवाड़ा ऑनलाइन बेटिंग ऐप
महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महादेव सट्टेबाजी स्कैम के आरोपी की कंपनी ने विकास गर्ग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। और मेरे हाथ में है ये ईडी की वही जांच रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में विकास गर्ग और कई और लोगों पर इल्जाम लगे हैं। सवाल है कि क्या सट्टेबाजी से आई काली कमाई को विकास गर्ग ने अपनी कंपनी के जरिए सफेद किया? जाहिर है कि कोई भी शख्स जो काली कमाई को जब सफेद करता है तो उसकी कीमत वसूल करता है। आप देखिए जरा विकास गर्ग पर एक नया और सबसे बड़ा खुलासा। 2025 के सबसे बड़े नटवर लाल विकास गर्ग और इस वॉशिंग मशीन में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह वॉशिंग मशीन से गंदे कपड़े साफ होकर निकलते हैं, उसी तरह विकास गर्ग की कंपनियों की काली कमाई का पैसा वाइट होकर निकलता है। और वो काली कमाई आम लोगों को लूट कर बनाई गई थी। कैसे, आपको कड़ी दर कड़ी समझाते हैं। महादेव सट्टा वेबसाइट का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और उसका दिल्ली के कारोबारी विकास गर्ग से क्या है कनेक्शन? 12 लाख से ज्यादा लोगों को चूना लगाने वाला ये शख्स है सौरभ चंद्राकर। इसने सट्टेबाजी ऐप के जरिए 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया है। सट्टेबाजी की इसी कमाई के सागर से विकास गर्ग ने अपना भला करने की कोशिश की। और ये सब कुछ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की इसी 52 पेज की जांच रिपोर्ट में दर्ज है। ईडी वो जांच एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के काले कारनामे का खुलासा करती है। विकास गर्ग ने महादेव बेटिंग की काली कमाई को सफेद बनाने के लिए अपनी कंपनियों को जरिया बनाया। विकास गर्ग ने एक ऐसी कंपनी से साझेदारी की जो महादेव बेटिंग घोटाले में शामिल है। विकास गर्ग की कंपनियों के शेयर महादेव घोटाले में शामिल कंपनी और उसके मालिक ने खरीदे थे। इसमें सबसे पहली कंपनी जीजी इंजीनियरिंग। ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है कि जीजी इंजीनियरिंग का कंट्रोल विकास गर्ग के हाथों में है। इसी जांच रिपोर्ट की अगली लाइन में ईडी ने खुलासा किया है कि जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड में विकास गर्ग की कंपनी विकास लाइफ केयर लिमिटेड और एडविक कैपिटल और विकास गर्ग की पत्नी सीमा गर्ग के जरिए शेयरों में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। शेयरों की ये खरीदारी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान की गई। इसके बाद विकास गर्ग की कंपनी जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर महादेव बेटिंग घोटाले में शामिल शख्स से जुड़ी 3 कंपनियों ने खरीदे। मतलब जो शख्स बेटिंग घोटाले में शामिल था उसने विकास गर्ग की कंपनी के शेयर खरीद लिए। अंदाजा लगाइए कि भला ये कैसे संभव है कि किसी घोटाले में शामिल शख्स अपनी कंपनी में बड़ी शेयर खरीदारी करे और ये बात कंपनी के मालिक को पता भी न चले। जी इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी कंपनियों में महादेव घोटाले के आरोपी और विकास गर्ग दोनों ने निवेश किया, जिससे यह साफ पता चलता है कि एक सिंडिकेट नेटवर्क है। ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे सिंडिकेट की काली कमाई को सफेद करने के लिए विकास गर्ग के साथ साझेदारी की गई। विकास गर्ग और घोटाले में शामिल आरोपी ने सिर्फ जीजी इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी के जरिए भी खेल करने की कोशिश की थी। विकास गर्ग की कंपनी एडविक कैपिटल लिमिटेड और दूसरी कंपनियों ने लगभग 258 करोड़ रुपए में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड IITL नाम की एनबीएफसी का 41.72% हिस्सेदारी खरीदने का प्रयास किया। इस कंपनी ने 8 करोड़ 76 लाख की फंडिंग महादेव घोटाले में शामिल शख्स ने भी कर रखी थी। विकास गर्ग के IITL खरीदने के खेल को RBI ने फेल कर दिया क्योंकि सौदे को मंजूरी नहीं मिली। महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने 16 अप्रैल 2025 को विकास गर्ग के घर पर छापा भी मारा था। खुद विकास गर्ग ने महादेव बेटिंग घोटाले में ईडी की छापेमारी की बात कबूल की है। लगभग 3 महीने पहले ईडी ने हमारे परिसर पर तलाशी ली थी। उस दिन तकरीबन 60 जगहों पर 60 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई हुई थी जो महादेव सट्टेबाजी ऐप से संबंधित जांच का हिस्सा थी। हमने जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया है। वर्तमान में जांच अभी भी जारी है। ईडी ने छापे में विकास गर्ग का पर्सनल आईफोन भी जब्त किया था। ईडी की रिपोर्ट में विकास ने महादेव बेटिंग घोटाले के आरोपी से रिश्ते की बात कबूल की है। ईडी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास गर्ग बेटिंग वेबसाइट घोटाले के आरोपी के पार्टनर की तरह काम कर रहा था। उसके क्राइम की कमाई की तिजोरी बन गया था। मेरे हाथ में जो ईडी की रिपोर्ट है, इसमें इस बात का जिक्र है कि एक कंपनी का पैसा दूसरे कंपनी में लोन या ट्रांजैक्शन के जरिए भेजा गया, जिससे काली कमाई की पहचान छुपाई जा सके। यही तो विकास गर्ग और महादेव बेटिंग घोटाले आरोपियों का
मोडस ऑपरेंडी था। विकास गर्ग के हर काले कारनामे का जिक्र ईडी की जांच रिपोर्ट में। ईडी ने सब कुछ जांचने परखने के बाद ही महादेव सट्टेबाजी घोटाले में विकास गर्ग के घर छापा मारा होगा, लेकिन विकास उसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी परिसर की तलाशी ली जाना या रिकॉर्ड की जांच करना, यह किसी दोष का प्रमाण नहीं होता है। चूंकि मामला अभी भी जांचाधीन है, इसीलिए मैं इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सुना आपने, विकास गर्ग ने इस बात को खारिज नहीं किया कि महादेव सट्टेबाजी घोटाले से उसका कोई कनेक्शन नहीं। आम तौर पर ईडी के छापे किसी सामान्य शख्स के घर पर नहीं होते हैं। जब पैसों का हेरफेर होता है या कंपनियों के जरिए पैसों की काली कमाई का खेल होता है या फिर विदेशों में अवैध तरीके से पैसों का लेन देन होता है, तब ईडी किसी शख्स के घर पर दस्तक देती है।